मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार द्विवेदी, सहायक प्राध्यापक राजनीति शास्त्र, शासकीय निरंजन केसरवानी महाविद्यालय कोटा में पदस्थ हूँ। मैं एमए राजनीति शास्त्र द्वितीय सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन के इकाई 5 वित्तीय संस्थाओं के अंतर्गत विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर एक वीडियो लेक्चर तैयार कर प्रस्तुत कर रहा हूँ। निश्चित तौर पे आप सबको पसंद आएगा। विश्व व्यापार संगठन जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को जानने के पहले आपको गैट के बारे में जानना होगा, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन गैट का एक उत्तरवर्ती संगठन है। यह उरुग्वे दौर की बहुपक्षीय वार्ताओं की समाप्ति पर 1 जनवरी 1995 से लागू हुआ था। भारत गैट के स्थापना समय 1947 में और विश्व व्यापार संगठन के स्थापना के समय 1995 में दोनों का संस्थापक सदस्य था। वर्तमान में 164 देश अभी इनके सदस्य हैं। विश्व व्यापार संगठन के आदेश पत्र में वस्तुओं के व्यापार, सेवाओं का व्यापार, व्यापार से संबंधित निवेश उपाय तथा व्यापार से संबद्ध बौद्धिक संपदा अधिकार शामिल है। यह गैट से एक व्यापक स्थायी संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का यह प्रहरी का काम करता है और सदस्य देशों की संसद द्वारा यह अनुमोदित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर आधारित है। हमें विश्व व्यापार संगठन को जानने के पहले गैट के बारे में पूरी जानकारी रखनी पड़ेगी, जिसके लिए अपन देखते हैं विश्व व्यापार संगठन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर। आप जानते हैं कि गैट का पूरा नाम है प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी करार, अंग्रेजी में बोलते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड। शॉर्टकट में इसे गैट कहा जाता है। यह जब जन्म लिया उसके पीछे सबसे बड़ा वजह था द्वितीय विश्व युद्ध के समय और उसके पश्चात की परिस्थितियां। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रों ने उदार विश्व व्यापार व्यवस्था अपनाने की सोची और 1947-48 में हवाना में इसके लिए व्यापार और रोजगार का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 53 देशों ने भाग लिया था और उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन गठित करने पर करार किया गया, जिसे गैट करार कहा जाता है। अमेरिका ने इसका समर्थन नहीं किया था, फिर भी 30 अक्टूबर 1947 को इस करार पर हस्ताक्षर कर लिया गया और 1 जनवरी 1948 को गैट, जिसे फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड, लागू कर दिया गया। यह एक बहुपक्षीय संधि थी जिस पर 111 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। 1947 से गैट के अंतर्गत वार्ताओं के 8 दौर आयोजित किए गए, जिसमें से 7 दौरों में बड़ी महत्वपूर्ण सफलता नहीं मिली, लेकिन 8वें दौर उरुग्वे दौर में 15 दिसंबर 1993 तक जो चला था और अंत जिसका 94 में हुआ था, उसी के अंतर्गत में एक एक्ट के रूप में विश्व व्यापार संगठन का गठन का समावेश किया गया, जो अब विश्व व्यापार संगठन का एक भाग बन गया है। और इस तरह से 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन का निर्माण किया गया। प्रारंभ में 77 देशों से शुरू हुआ यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन वर्तमान में 165 देश इसके सदस्य हैं। अब हमें इन दोनों के बीच के अंतर को जानना जरूरी है। तो हम देखेंगे गैट तथा विश्व व्यापार संगठन में क्या अंतर है। दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। मूलतः यह है कि यह गैट का विस्तार नहीं है, परंतु वह उसका उत्तराधिकारी जरूर है। तथापि दोनों में कुछ मामूली अंतर है जो निम्नलिखित है। पहला अंतर है कानूनी दर्जा में अंतर। हम देखते हैं कि गैट को कोई कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है
जबकि विश्व व्यापार संगठन कानूनी दर्जा प्राप्त एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। दूसरा अंतर है नियमों की बाध्यकारिता में अंतर। गैट जो है वह नियमों का एक समूह था, वह बाध्यकारी नहीं था, जबकि विश्व व्यापार संगठन जो है वह एक बाध्यकारी कानून है। सदस्य देशों को यह मानना जरूरी होता है। तीसरा अंतर है कार्य निष्पादन प्रणाली में अंतर। हम देखते हैं कि गैट के अंतर्गत में निष्पादन प्रणाली जो थी वह बहुत ही विलंबकारी थी, जबकि विश्व व्यापार संगठन में यह बहुत ही शीघ्रगामी है। कोई भी निष्पादन जो प्रणाली बहुत जल्दी होता है। और तीसरा अंतर है कार्य निष्पादन प्रणाली में। और चौथा है समय बाध्यता में अंतर। हम देखते हैं कि गैट के अंतर्गत में एक तरह से एक मंच था जिसमें बार बार मिलते थे लेकिन निर्णय नहीं हो पाती थी, लेकिन विश्व व्यापार संगठन में अब निर्णय समयबद्ध पर आयोजित होता है। और पांचवा अंतर है समझौते के विषय में अंतर। हम देखते हैं कि यह गैट के अंतर्गत में केवल वस्तु व्यापार पर लागू होता था, लेकिन अब विश्व व्यापार संगठन में इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। यह बौद्धिक संपदा और अन्य विषयों तक आ गया है। इस तरह से हम देखते हैं कि गैट और विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत में यह गैट का ही उत्तराधिकारी है, परंतु दोनों में कुछ अंतर है। अब अंतर जानने के पश्चात अब हम देखेंगे विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या है। समझौते के अंतर्गत में जो प्रस्तावना है उसमें प्रमुख जो उद्देश्य अंकित किए गए हैं वो निम्नलिखित है। पहला उद्देश्य बताया गया है वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन और व्यापार का प्रसार हो। जैसा कि जानते हैं व्यापार व वित्तीय गतिविधि ऐसे चलाएं कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पाद और व्यापार का प्रसार हो सके। और दूसरा उद्देश्य है उपलब्ध संसाधनों का उपयोग सतत विकास की दृष्टि से करना, माने अर्थात विश्व में उपलब्ध जो संसाधन हैं उनका सतत विकास के लिए उपयोग होना चाहिए। और तीसरा उद्देश्य है विकासशील देशों के आर्थिक विकास की सकारात्मक प्रयत्न करना, माने अर्थात कि विश्व के सभी देश सकारात्मक प्रयत्न करें कि जो विकासशील देश हैं और विकसित देश हैं उन दोनों की आवश्यकताओं को एक दूसरे को पूरा किया जा सके और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उचित माध्यम से संपन्न हो सके। चौथा है परस्पर लाभकारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना, माने अर्थात टैरिफ और व्यापार के रिकॉर्ड को दूर करें, पारस्परिक लाभकारी व्यवस्थाओं को उपलब्ध कराएं। और पांचवा उद्देश्य है स्थायी बहुपक्षीय संगठित व्यापार प्रणाली को विकसित करना। विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य है कि वह एक स्थायी और व्यवहार्य बहुपक्षीय संगठन व्यापार प्रणाली को विकसित करे। उद्देश्य के पश्चात हम देखेंगे विश्व व्यापार संगठन के कार्य क्या होते हैं। विश्व व्यापार संगठन के एक संगठन के अंतर्गत में उनके कार्यों के बारे में स्पष्ट किया गया है। प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है द्विपक्षीय बहुपक्षीय व्यापार समझौतों को कार्यान्वित करना। विश्व व्यापार संगठन का यह कार्य है कि वह द्विपक्षीय बहुपक्षीय व्यापार समझौतों को कार्यान्वित करवाए, उनके प्रबंधन और उनके संचालन को सरल बनाना उसका प्रमुख कार्य है। दूसरा है प्रशासन के परिचालन हेतु उचित ढांचे का प्रबंध करना। विश्व व्यापार संगठन का कार्य है कि वह प्रशासन के परिचालन हेतु नागरिक विमानन, सरकारी खरीदी, दुग्ध उत्पादन, गोमांस, बहुपक्षीय समझौते इत्यादि की कार्यान्वयन प्रशासन परिचालन हेतु उचित ढांचे का प्रबंध करे। और तीसरा कार्य है सम्मेलन व वार्ता का मंच प्रस्तुत करना। सदस्य देशों के मध्य मंत्री स्तरीय सम्मेलन होते हैं, उनकी वार्ता और निर्णय के लिए कार्य बनाने के लिए मंच प्रस्तुत करना उसका कार्य होता है। और चौथा है सदस्य देशों का व्यापार संबंधी विवाद हल करना। विश्व व्यापार संगठन का यह कार्य है कि वह सदस्यों के व्यापार संबंधी जो भी विवाद आए उसे वह हल करे। और पांचवा कार्य है सदस्य देशों के राष्ट्रीय व्यापार नीतियों की निगरानी करना। विश्व व्यापार संगठन का यह कार्य है कि वह सदस्य राष्ट्रों के राष्ट्रीय व्यापार नीतियों की निगरानी करे। और छठवां जो है कार्य वित्तीय नीति निर्धारण से जुड़ी संस्थाओं का सहयोग करना है, माने अर्थात विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय नीति निर्धारित करेगी और उनसे जुड़ी हुई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को वह सहयोग करेगी। कार्यों के पश्चात हम जानना चाहेंगे, अब देखेंगे कि विश्व व्यापार संगठन की संरचना कैसे होती है।
तो विश्व व्यापार संगठन की संरचना जो है उसके 3 प्रमुख अंगों के आधार पर गठित है। पहला को बोलते हैं मंत्री स्तरीय सम्मेलन, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, और दूसरे अंग को कहा जाता है सामान्य परिषद, जनरल काउंसिल, और तीसरे को कहा जाता है सचिवालय। थोड़ा थोड़ा मैं संक्षिप्त में इसकी जानकारी दे देता हूं। मंत्री स्तरीय सम्मेलन यह विश्व व्यापार संगठन का एक सर्वोच्च नीति निर्माण करने वाला अंग होते हैं और सभी सदस्य देश के प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित होते हैं। 2 वर्ष में एक बार इनका सम्मेलन आयोजित होता है। इस संगठन के अंतर्गत में संपूर्ण कार्यप्रणाली को यह संचालित करता है और निर्णय यहीं लिए जाते हैं। दूसरा है सामान्य परिषद। सामान्य परिषद जो है वह प्रशासनिक कार्यों का संचालन करता है और प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का एक स्थायी प्रतिनिधि होता है। बैठक माह में एक बार होता है जो कि मुख्यालय जिनेवा में होता है। इसके अंतर्गत में झगड़ा निपटान और संस्था व व्यापार नीति पुनर्वलोकन इत्यादि कार्य संपादित किया जाता है। और तीसरा अंग है सचिवालय। यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके मुखिया को डायरेक्टर जनरल या महानिर्देशक कहा जाता है। इनकी नियुक्ति मंत्रिय सम्मेलन में किया जाता है जो कि 4 वर्ष के लिए होता है। यह बजट अनुमान और वित्तीय विवरण पत्र देता है, साथ ही साथ स्वीकृति और अनुशंसा का कार्य भी किया जाता है। कुल मिलाकर के संक्षेप में हम कह सकते हैं इसके केंद्र में लगभग 60 विश्व व्यापार समझौते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य एवं व्यापार नीति के लिए कानूनी आधारभूत नियमों का कार्य करते हैं। अब हम देखेंगे थोड़ा से विश्व व्यापार समझौता के बारे में। विश्व व्यापार समझौता परंपरागत रूप से गैट के अंतर्गत में केवल वस्तुओं के व्यापार से संबंधित नियम ही बनाता रहा है। पहली बार वार्ता सूची में विकसित देशों के दबाव में, जिसे उत्तर कहा जाता है, 4 नए क्षेत्रों को शामिल किया गया था। खासकर बौद्धिक संपदा अधिकार का विकासशील देश, जिसे दक्षिण के कहा जाता है, ने कड़ा विरोध किया था। उरुग्वे चक्र के बाद गैट के महानिदेशक आर्थर डुंकेल ने भावी स्वरूप पर 500 पृष्ठ के अपने एक प्रस्ताव रखा जिसका विरोध विकासशील देशों ने किया था। उरुग्वे देर के बहुपक्षीय वार्ताओं तथा डुंकेल प्रस्तावों के परिणामों पर आधारित विश्व व्यापार संगठन के मूलभूत समझौते में निम्नलिखित बातों को शामिल किया गया। वस्तुओं के व्यापार के बहुपक्षीय समझौते, सेवाओं में व्यापार का सामान्य समझौता, बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी समझौता और विवादों के निपटान से संबंधित नियमों और प्रक्रियाओं का समझौता, साथ ही बहुपक्षीय व्यापार समझौते एवं व्यापार नीति पुनरावलोकन तंत्र। संक्षेप में कह सकते हैं कि लगभग 60 विश्व व्यापार संगठन समझौते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य एवं व्यापार नीति के लिए कानूनी आधारभूत नियमों का काम करती है। अब हम देखेंगे कि विश्व व्यापार संगठन के अभी तक कितने मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। जैसा कि मैंने बताया कि यह विश्व व्यापार संगठन नीति निर्धारण हेतु सर्वोच्च निकाय है जिसका आयोजन प्रायः प्रत्येक 2 वर्ष के बाद होता है। अब तक 11 मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। इनका मैं संक्षिप्त में जानकारी आपको देता हूँ। सबसे पहले आता है प्रथम सम्मेलन सिंगापुर सम्मेलन। यह 9 दिसंबर 1996 से 13 दिसंबर 1996 तक आयोजित किया गया था। यह प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन था। इसके प्रमुख विचारणीय मुद्दे थे श्रम मानकों, निवेश तथा प्रतिस्पर्धा को व्यापार से जोड़ना और सूचना प्रौद्योगिकी को शामिल करना। भारत सहित जितने विकासशील देश थे उन्होंने इसका विरोध किया था, परंतु अमेरिका इसके पक्ष में था और यहाँ पर उसने दबाव डाला कि इसके लागू किया जाए। विकासशील देशों ने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ का विषय है, वहीं पे चर्चा होनी चाहिए। अंततः हमें उपरोक्त बातों को स्वीकार कर लिया गया। यह विकासशील देशों की एक जीत थी। अब हम देखते हैं दूसरा सम्मेलन, द्वितीय जिनेवा सम्मेलन। यह 18 मई 1998 से 20 मई 1998 तक यह जिनेवा में आयोजित किया गया था। इसमें 132 देशों के वाणिज्य मंत्री शामिल हुए थे और उदारीकरण के लाभ को विकासशील देशों को मिलना चाहिए, इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा किया गया। उन्हें विशेष और विशिष्ट महत्व देने का सुनिश्चित प्रयास करने का प्रस्ताव किया गया, जिसका कार्यान्वयन करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। अब देखते हैं तृतीय सम्मेलन। तृतीय सम्मेलन सिएटल में, जो कि अमेरिका का एक नगर है,
वहाँ पर 30 नवंबर से 3 दिसंबर 1999 तक आयोजित किया गया था। इसमें 135 सदस्य देशों ने भाग लिया था। इसके विरोध में प्रदर्शन भी किया गया था, उसका सामना किया गया था। पर्यावरण और मानवाधिकार के मुद्दे पर चर्चा हुई थी, परंतु यह सम्मेलन सफल नहीं माना जा सकता क्योंकि कोई साझा घोषणा पत्र जारी नहीं किया गया। इसके अंतर्गत में स्वदेशी आंदोलन से सचेत किया गया था। चौथा सम्मेलन है दोहा सम्मेलन। यह 9 नवंबर से 14 नवंबर 2001 तक जो है कतर की राजधानी दोहा में आयोजित किया गया था। इसमें 142 सदस्य देश सम्मिलित हुए थे, 28 प्रेक्षक और 48 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के भाग लिया था। चीन, ताइवान को सदस्य बनाया गया। कुल 146 सदस्य इसमें उपस्थित हुए थे। इसके अंतर्गत में यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी घोषणा किया गया, एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। क्रियान्वयन के मुद्दों पर, कृषि वार्ताओं पर और अन्य उत्पाद के संबंध में इस पर बाजार में पहुंच पर चर्चा किया गया। सेवाएं, व्यापार और पर्यावरण के विशेष और अभिमानी व्यवहार, श्रम मानक निराकरण, विवाद निपटान, समझौते इत्यादि पर कार्य योजना प्रस्तुत कर उसे 2005 तक पूरा करने का लक्ष्य प्रस्तुत किया गया। पांचवा है कानकुन सम्मेलन। 10 सितंबर से 14 सितंबर 2003 तक यह मैक्सिको के शहर कानकुन में आयोजित किया गया था। इसमें 146 देशों ने सम्मिलित हुए थे। विकासशील और विकसित देशों के मध्य जो भारी मतभेद था, इसके कारण से यह सम्मेलन लगभग विफल हो गया, परंतु पूरी दुनिया जो है के कृषि परिदृश्य को बदलने में इसकी भूमिका रही है। यूरोपीय महासंघ के यहाँ पर मनमानी नहीं कर पाया। नेपाल और कंबोडिया को सदस्य बनाया गया। कुल 148 देश यहाँ सदस्य बन चुके थे। अब आते हैं छठवें पर। छठवां सम्मेलन है हांगकांग सम्मेलन, जो कि 13 दिसंबर 2005 से 18 दिसंबर 2005 तक हांगकांग में आयोजित की गई थी। इसमें 300 मंत्री और 6000 से ज़्यादा अधिकारियों ने भाग लिया था। इस पर सहमति बनी कि कृषि निर्यात शुल्क को 2013 तक खत्म कर दिया जाएगा और निर्धन देशों को विकास पैकेज दिया जाएगा। भारत द्वारा आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंध की समाप्ति का दायित्व को बताया गया और उत्तरदायित्व को कहा गया। अब आते हैं 7वां सम्मेलन, जिनेवा सम्मेलन। यह 30 नवंबर 2009 से 3 दिसंबर 2009 तक स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में आयोजित किया गया था। इसमें किसानों और निर्धनों की आजीविका पर चर्चा किया गया था। 8वां है जिनेवा सम्मेलन। यह भी 15 दिसंबर से 17 दिसंबर 2011 को आयोजित किया गया था। यह बैठक असफल हो गई थी, इसमें ज़्यादा निर्णय नहीं ले पाए थे। 9वां है बाली सम्मेलन। यह 3 दिसंबर 2013 से 6 दिसंबर 2013 को इंडोनेशिया के द्वीप बाली में आयोजित किया गया था। व्यापार मंत्री इसमें 159 शामिल हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आसान बनाने की सहायता की चर्चा इसके अंतर्गत किया गया। अब 10वां सम्मेलन है 10वां सम्मेलन नैरोबी सम्मेलन। यह सम्मेलन केन्या की राजधानी नैरोबी में 15 दिसंबर 2015 से 18 दिसंबर 2015 तक आयोजित किया गया था। इसके अंतर्गत में कुछ प्रमुख निर्णय लिए गए थे और अंत में 11वां सम्मेलन है ब्यूनस आयर्स सम्मेलन। यह 10 दिसंबर 2017 से 13 दिसंबर 2017 तक कीनिया की राजधानी ब्यूनस आयर्स में आयोजित किया गया था, जिसमें 164 सदस्य देशों ने भाग लिया था और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। और 12वां जो इसका मंत्रिस्तरीय सम्मेलन जून 2020 में प्रस्तावित किया गया है, लेकिन अभी जैसा कि कोरोना चल रहा है, इसके चलते अब इसका आयोजन संभवतः ना हो पाए। इस तरह से संक्षिप्त में मैंने आपको इनके विश्व व्यापार संगठन के बारे में जानकारी दिया। अब हम देखेंगे विश्व व्यापार संगठन का मूल्यांकन। वैसे तो यह संगठन बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रही है, परंतु विश्व व्यापार संगठन के आविर्भाव ने नई विश्व व्यवस्था के अभ्युदय की संभावनाओं को एक तरह से पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है। विश्व आर्थिक व्यवस्था को पहली बार सुसंगठित कानूनी सुरक्षा चक्र प्राप्त हुआ है। आज संगठन की भूमिका को देखते हुए सदस्य देश अपनी संवैधानिक व्यवस्थाओं के प्रावधानों में परिवर्तन करने लगे हैं। आज राष्ट्रीय सरकारों को विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के अंतर्गत चलना ही होगा। कोई भी देश इसका इनकार नहीं कर सकता है।
हम इनकी भूमिका को देखें तो देखते हैं कि सदस्य देश अपने अपने संसदों के अंतर्गत में कानून लागू कर स्वेच्छा से जो है इनके प्रावधानों पर चलना प्रारंभ कर दिए हैं। इसके लाभ को अगर देखना है तो हमें विश्व व्यापार संगठन के लाभ पर एक दृष्टि डालनी पड़ेगी। समान तौर पे बहुत सारे लाभ हैं, मैं संक्षिप्त में उन लाभों की आपको बतला रहा हूं। पहला है कि शांति के प्रसार में सहायक। आप देखेंगे कि विश्व में शांति लाने के लिए यहाँ पर जो है उसके प्रसार में यह संगठन कार्य कर रही है। दूसरा है विवादों का सृजनात्मक हल। व्यापार संबंधी जो भी विवाद होते हैं उनका इस संगठन के माध्यम से सृजनात्मक हल निकाल लिया जाता है। तीसरा है जीवन को सहज बनाना। आप देख रहे हैं इस संगठन के आने के बाद से विश्व के देशों के अंतर्गत में व्यापार जीवन सरल और सहज हो गया है। चौथा लाभ है मुक्त बाजार जीवन निर्वाह को सस्ता बनाना। आज फ्री ट्रेड मुक्त व्यापार है और इसमें जीवन निर्वाह को सस्ता बनाने के लिए यह एक तरह से महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। आप देख रहे हैं कि अब जीवन निर्वाह ज़्यादा सरल हो गया है। और पांचवा है यह उत्पादों और गुणवत्ता का विकल्प देता है। आज विश्व के अंतर्गत में उत्पादों की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है और इसके लिए मल्टीनेशनल कंपनियां विभिन्न प्रकार के विकल्प के रूप में उपस्थित हैं। छठवां लाभ है व्यापार प्रोत्साहन से आय में वृद्धि। विश्व व्यापार संगठन व्यापार प्रोत्साहन के लिए विभिन्न योजनाएं चलाती हैं, विभिन्न कंपनियां आती हैं जिससे व्यापार को आय में वृद्धि होती है। अब हम देखेंगे सातवां लाभ आर्थिक विकास दर बढ़ना। आज विश्व व्यापार संगठन से विश्व के विभिन्न देशों के सदस्य राष्ट्रों के अंतर्गत में आर्थिक विकास दर को बढ़ने में सहायता मिल रही है। और आठवां लाभ है मूल सिद्धांत जीवन को दक्ष बनाना। आज विश्व के समस्त देशों के सामने यह एक मूल सिद्धांत के रूप में आया है कि जीवन को दक्ष बनाना जरूरी है। जैसे व्यापार में दक्षता होती है उसी तरह से समस्त क्षेत्रों में दक्षता जरूरी है। नौवां लाभ है सरकारों को लॉबिंग से संरक्षण देना। आप देखेंगे सरकारों को व्यापारियों द्वारा बहुत लॉबिंग की जाती है, उससे बचाव के लिए विश्व व्यापार संगठन महत्वपूर्ण संरक्षण की भूमिका में कार्य करता है। और सबसे बड़ा अंतिम लाभ दिखाई पड़ता है व्यवस्था अच्छे शासन को प्रोत्साहित करती है। विश्व व्यापार संगठन एक तरह से एक व्यवस्था का निर्देश देता है जिसके अंतर्गत राष्ट्र अपने आप को एक अच्छे शासन के रूप में प्रोत्साहित करते हैं। कुल मिलाकर के इनके लाभ को देखा जाए तो समझ में आता है कि इस संगठन के बहुत लाभ हैं, इसलिए इसकी संख्या आज बढ़ते बढ़ते 164 हो गई है। ऐसा नहीं है कि इसके आलोचक नहीं हैं, इनके आलोचना करने वाले भी हैं। आलोचक कहते हैं कि वास्तव में विश्व व्यापार संगठन एक पुलिसमैन की भूमिका अदा कर रही है। वे इसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए एक विजय प्रतीक के रूप में मानते हैं और इनकी आलोचना करते हैं, क्योंकि जो विश्व व्यापार संगठन है वह विकसित राष्ट्रों का ही पक्ष लेता है, विकासशील देशों का पक्ष नहीं लेता। इसी कारण से उत्तर दक्षिण जो विवाद आया उनको ये मध्य में वार्ता के माध्यम से विश्व व्यापार संगठन ने दोनों को करीब लाया है। आज हम देखेंगे कि विश्व से 49 पिछड़े हुए जो देश हैं उनके 10.7% आबादी निवास करती है, परंतु विश्व के कुल उत्पादन में उनका हिस्सा सिर्फ 0.5% है। और विश्व व्यापार संगठन के पक्ष में दलीलों के बावजूद विश्व व्यापार में उनका हिस्सा गिरता गया है, आज 0.4% के बराबर रह गया है। वह जो आरोप लगाए जाते हैं वह व्यवहारिक हैं लेकिन सैद्धांतिक नहीं कहा जा सकता है। कुल मिलाकर के हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में विश्व व्यापार संगठन बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। विश्व में अब व्यापार सुलभ है, नियम स्पष्ट हैं। इस तरह से विश्व व्यापार संगठन अपनी सफलताओं के लिए क्रमशः उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। इसी के साथ में मैं यह वीडियो लेक्चर समाप्त करता हूँ।